समझना है बेटा। जल संपद प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। तो ये जो जल संपद प्रबंधन है इसका अर्थ ठीक भूमिगत जल और धरातलीय जल के दक्ष प्रबंधन से है। कुशलता पूर्वक उसका प्रबंधन करना है, वो आपका जल संपद प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत बहते हुए जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्राव, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। यानी जल संपद प्रबंधन में हम क्या करते हैं कि जमीन की सतह पर पानी बहकर कहीं दूर चला जाता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, उसको रोका जाता है। अब रोकने से क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्षा का जो जल होता है बह के किसी तालाब, किसी खड्डे में या किसी बड़े स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। अगर वो बह के व्यर्थ यूं ही चला जाए तो उतनी मात्रा में भूमिगत जल में वृद्धि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी तालाब में, किसी झील में, किसी जगह पर उसको इकट्ठा कर रहे हो, उसकी कुछ मात्रा जमीन में रिस कर नीचे की ओर चली गई। तो जल संपद का मेन उद्देश्य ये होता है कि बहते हुए जल को रोकना और भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि करना। तो आपको याद रखना है कि जल संपद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बहते हुए जल को रोकना एवं भूमिगत जल संचयन, संचयन का मतलब इकट्ठा होता है, में वृद्धि करना है। अब भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जल संपद प्रबंधन बहुत अच्छे से प्रभावशाली हो या अच्छी प्रकार इस पे कार्य किया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से कार्यक्रम भारत के अलग अलग स्थानों पर ठीक अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यह जो बहता हुआ बेकार जल होगा जिसका कोई उपयोग नहीं है उसको क्या किया जाए, भूमिगत जल में उसके द्वारा वृद्धि की जाए। आपको एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसमें राज्य सरकार द्वारा ये निश्चित करा दिया गया है कि प्रत्येक घर में अगर आप निर्माण कर रहे हो तो वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य है। यानी उस घर की छत पर जो वर्षा का जल है उसको इकट्ठा करके किसी कुएं के माध्यम से, किसी तालाब के माध्यम से, किसी हैंडपंप के माध्यम से जमीन के नीचे पहुंचाया जाता है। यानी उसका उद्देश्य है भूमिगत जल संचयन या भूमिगत जल की मात्रा में वृद्धि करना। तो याद रखेंगे तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है भारत का पहला जहां पर सरकार द्वारा ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको अपने घर, अपना आवास बनाने से पहले ऐसी व्यवस्था करनी है कि वर्षा का जो जल है उसको छत पर इकट्ठा करना है। ठीक, लेकिन इसके अतिरिक्त भारत के और भी कुछ क्षेत्र हैं जो अलग तरीके से कार्यक्रम चला के इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है आंध्र प्रदेश जिसका नाम है नीरू नीरू। नीरू नीरू इसी सोच पर आधारित कार्यक्रम है जो आंध्र प्रदेश राज्य में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य
इसका उद्देश्य है जल संबंध प्रबंधन को मजबूत या शक्तिशाली बनाना। ऐसा ही एक कार्यक्रम राजस्थान में भी आपको देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है अरवाली संसद। राजस्थान के अलवर जिले में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक अरवाली पानी संसद। ऐसे कार्यक्रम का उद्देश्य जल संबंध प्रबंधन को मजबूत बनाना है। ठीक, इससे भूमिगत जल में क्या करनी है, वृद्धि करनी है, उसकी जो मात्रा है उसको बढ़ाना है। वर्षा जल संग्रहण, मैं बता रहा था कि तमिलनाडु राज्य में जो वर्षा का जल है उसको छप्पर करना क्या है, अनिवार्य बना दिया गया है, और जिससे आप क्या कर सकते हैं, वर्षा के जल को इकट्ठा कर सकते हैं। आगे इसको समझेंगे कि वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकना और एकत्रित करने की विधि है। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। तो वर्षा जल संग्रहण, संग्रहण का मतलब इकट्ठा होता है। सिंपली आप इसका अर्थ समझेंगे कि वर्षा के जल को विभिन्न उपयोगों में प्रयोग करना या विभिन्न उपयोगों में लाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है वर्षा जल संग्रहण। तो बेटा आपको पूछा जा सकता है कि वर्षा जल संग्रहण मान लीजिए आपने बर्तन धोने के लिए आपको क्या करना है, तो वर्षा का जल का उपयोग करना है। तो क्या करोगे, वर्षा हो रही है, आपने कोई बर्तन बाहर रख दिया, उसमें आपने पानी इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो कुछ समय के लिए है। और ये तो है नहीं कि आपने बर्तन धोने हैं तो बस एक या दिन या 2 दिन में आप क्या करेंगे, तो बर्तन धो लेंगे, पूरे वर्ष आपके बर्तन धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारा दैनिक कार्य है। ठीक, हमें ये कार्य रोज करना है। अगर रोज करना है तो बेटा हमको रोज जल की आवश्यकता पड़ती है, ये तो आप जानते हैं। ठीक, तो हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कहीं किसी स्थान पर वर्षा के जल को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उस जल से इस दैनिक आवश्यकता की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है, जहां प्रत्येक घर में टांके का निर्माण किया जाता है। टांका एक भूमिगत टैंक होता है, जमीन के अंदर बनाया जाता है या घर के आंगन में उसको क्या बनाते हैं और घर की छत से पाइप के द्वारा उसको जोड़ दिया जाता है। अब जो भी वर्षा होती है, जो छत पे जल इकट्ठा होता है, वो उस पाइप के माध्यम से कहाँ आता है, उस टैंक में इकट्ठा हो जाता है और उसको हम अपने दैनिक जीवन में जो प्रयोग है उसके लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक, और राजस्थान में तो इसका पानी पीने के लिए भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के बन जाने से ठीक अब पश्चिमी राजस्थान के बहुत सारे भागों में जल की आपूर्ति प्रतिवर्ष यानी पूरे महीने हो रही है। तो इससे ये लोग जो ये व्यवस्था वहाँ पे चली आ रही थी बहुत लंबे समय से, उसमें कुछ परिवर्तन या उसमें कुछ कमी देखने के लिए मिलने लगी है। आपकी बुक में एक कहानी आपको बताई गई है जिसका शीर्षक आपको दिया गया है रालेगंज सिंह। ये रालेगंज सिद्धि एक गांव है, उसकी कथा है जो अहमदनगर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। अब इस कहानी में
क्या बताया गया है? इस कहानी में ये बताया गया है कि वहां एक व्यक्ति आता है जो सेना से सेवानिवृत्त हुआ है, इस गांव का रहने वाला, जो सेना में कार्य करता था और रिटायरमेंट होने के बाद अपने गांव में आया। वहां कुप्रथाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं प्रचलित थी जिसको हम सामाजिक अपराधों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। फिर उन लोगों ने अपने स्वतः प्रयास से, ठीक, वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत बड़ा, ठीक, कोई तालाब समझ लीजिए का निर्माण किया और उसमें अपने प्रयास से जल इकट्ठा किया। उसके बाद वहाँ एक काफी बड़ा स्कूल बनाया और उसके लिए उन्होंने किसी से दान नहीं लिया, स्वेच्छा से उन गांव वालों के सहयोग से ये सारी व्यवस्था चलाई गई। तो ये था रालेगन सिद्धि गांव, जो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है इस बात का कि आपके प्रयास से आप वर्षा के जल को इकट्ठा करके उसको किसी अन्य उपयोग में